तेजी से बदल रहा है जलवायु परिवर्तन। मॉनसून जाते जाते अपना वो रूप दिखा गया जिसने भयंकर तबाही मचाई। केरल में मॉनसून के कारण आई बाढ़ से करीबन 42 लोगों की मौत हो गई। वहीं उत्तराखंड में इस मॉनसून की बाढ़, बारिश और भूस्खलन से करीबन 100 लोगों की मौत हो चुकी है। अक्टूबर में हुई भारी बारिश से गंगा नदी भी उफान पर रही। ये सामान्य समस्याएं नहीं हैं। ये सारी घटनाएं क्लाइमेट चेंज की उस समस्या को बयां कर रही हैं जो दिन ब दिन गहराती जा रही हैं। ये तो अभी ट्रेलर है। हम ऐसा कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार बदल रहे क्लाइमेट को अगर हमने गंभीरता से नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं जब सारी दुनिया के तटीय शहर समंदर का निवाला बन जाएंगे और मानव सभ्यता का वजूद मिट जाएगा। तेजी से आ रहे इस खतरे को दुनिया भी समझ रही है। इस कड़ी में सोमवार को ब्रिटेन के ग्लासगो में 26वां यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रहा है। 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया की नजरें होंगी। COP26 का मुख्य एजेंडा इस बार यह है कि नेट जीरो का उत्सर्जन का लक्ष्य कैसे हासिल किया जाए। हालांकि भारत ऐसे टारगेट से खुद को दूर रखेगा, जिसके लिए उसकी अपनी दलीलें हैं। आइए समझते हैं क्या है नेट जीरो उत्सर्जन और क्यों भारत क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हुए विकसित देशों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहा है। क्या है नेट जीरो उत्सर्जन? सबसे पहले बात करते हैं नेट जीरो उत्सर्जन क्या है। तो आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में तो सुना ही होगा। क्लाइमेट चेंज के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ही जिम्मेदार है। नेट जीरो, जिसे कार्बन न्यूट्रलिटी भी कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई देश ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बिल्कुल ही ना करे, यानी एकदम जीरो कर दे। इसका मतलब ये है कि कोई देश वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का जितना उत्सर्जन कर रहा है उतना ही उसे सोख और हटा भी रहा है, यानी वातावरण में वो देश ग्रीन हाउस गैसों को ना बढ़ा रहा हो। कैसे इन गैसों को सोखा जा सकता है? अब आपके मन में सवाल होगा, आखिर कैसे इन गैसों को सोखा जा सकता है? तो चलिए इसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, ये हम सब जानते हैं। ठीक वैसे ही जंगलों और ग्रीन कवर को बढ़ाकर इन गैसों को सोखा जा सकता है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के जरिए इन गैसों को वातावरण से हटाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन फ्यूल के इस्तेमाल, सोलर एनर्जी, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के जरिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जा सकता है। इस तरह यह भी संभव है किसी देश का उत्सर्जन जीरो से कम हो, यानी वो जितना ग्रीन हाउस गैस वातावरण में छोड़ रहा है उससे ज्यादा वो सोकर हटा रहा है। दुनिया में भूटान और सूरीनाम दो ऐसे देश हैं जिन्होंने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लिया। भूटान को तो अक्सर कार्बन नेगेटिव देश कहा जाता है, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैसों का जितना उत्सर्जन करता है उससे ज्यादा वो सोख लेता है। नेट जीरो उत्सर्जन के लिए लक्ष्य और भारत। अब बात करते हैं आखिर नेट जीरो उत्सर्जन के लिए लक्ष्य कैसे प्राप्त करें और इस कड़ी में भारत कहां है। तो अब तक 132 देशों ने 2050 से पहले नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। कुल वैश्विक उत्सर्जन में करीब 30% हिस्सेदारी वाली चीन ने भी इसके लिए 2060 का लक्ष्य रखा है। हालांकि अभी उसका रोड मैप स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ तमाम दबावों को दरकिनार कर भारत नेट जीरो उत्सर्जन के लिए किसी भी तरह के कमिटमेंट से इनकार कर रहा है। पर्यावरण सुरक्षा में भारत पेश कर रहा नजीर। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में जानते हैं आप? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल G20 देशों में पेरिस एग्रीमेंट के तहत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया था और इस कड़ी में भारत इकलौता ऐसा देश है जो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के एक्शन अपर्याप्त है, जिससे साफ है कि भारत क्लाइमेट चेंज के मोर्चे पर तमाम दूसरे देशों के मुकाबले पहले से ज्यादा कर रहा है। अमेरिका और चीन के बाद भारत ग्रीन हाउस गैसों की दुनिया का तीसरा बड़ा उत्सर्जक देश है।
लेकिन पर्यावरण सुरक्षा की मुहिम में भारत नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। ग्रीन एनर्जी के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहल हो या देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर भारतीय रेलवे को 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जक बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य, ये भारत की गंभीरता को बताते हैं। फिर नेट जीरो टारगेट पर भारत को आपत्ति क्यों? जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर करना एक तरह से दुनिया को बचाने जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोविड ने हमको बहुत कुछ सिखाया। ये महामारी हमको बताकर गई कि आखिर पर्यावरण इंसान के लिए क्यों जरूरी है। जिन पेड़ों को हम बगैर सोचे समझे काट दिया करते थे, वो पेड़ हमारे जिंदगी के लिए कितने जरूरी हैं। ये कोरोना ने हमको बताया। इसलिए किसी को भी लग सकता है अगर इसके लिए भी सभी देशों को नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य से बांधने की कवायद हो रही है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन बात इतनी सीधी भी नहीं है। भारत इस टारगेट का इसलिए विरोध कर रहा है कि वही इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। भारत फिलहाल आर्थिक विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालने के लिए ये जरूरी है कि भारत अगले कई सालों तक लगातार तेजी से आर्थिक विकास की राह पर बढ़े और ऐसे में अगले 2-3 दशकों तक भारत का कार्बन उत्सर्जन तेजी से बढ़ने की संभावना है। यही वजह है कि भारत क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहा है। गरीब विकासशील देशों पर नेट जीरो उत्सर्जन पड़ेगा भारी। औद्योगिकीकरण की शुरुआत के बाद से ही अमीर और विकसित देशों ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया। इस तरह जमकर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया। क्लाइमेट चेंज की विकराल समस्या के लिए बहुत हद तक ये अमीर और विकसित देश ही जिम्मेदार हैं। लेकिन खामियाजा गरीब और विकासशील देशों को उठाना पड़ा है। अब जब विकासशील देश अपने यहाँ गरीबी मिटाने, जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में बढ़ रहे हैं तो उनके पैरों में जीरो नेट उत्सर्जन की बेड़ियां डाल दी जाएं, जबकि उत्सर्जन में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम रही है। वातावरण से उत्सर्जन हटाने की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी अपनाना भी विकासशील देशों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि एक तो ये बहुत महंगी है और पूरी तरह विश्वसनीय भी नहीं है। नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य गरीब देशों पर भारी पड़ेगा और इसकी भी सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ेगी। क्यों जरूरी है क्लाइमेट जस्टिस? ऑक्सफैम और स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट की एक हालिया स्टडी के आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि 1990 से 2015 के बीच दुनिया की महज 1% सबसे अमीर आबादी वैश्विक उत्सर्जन के 15% के लिए जिम्मेदार है। दूसरी तरफ 50% सबसे गरीब आबादी महज 7% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में नेट जीरो उत्सर्जन का जिक्र नहीं। 2015 में हुए पेरिस एग्रीमेंट में नेट जीरो लक्ष्य का कोई जिक्र नहीं है। भारत का कहना है कि पेरिस एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क से बाहर नेट जीरो लक्ष्य पर चर्चा से बेहतर है कि सभी देश पहले से किए गए अपने वादों को पूरा करने पर फोकस करें। विकसित देशों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी प्रतिबद्धता भी सवालों के घेरे में है। नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य का हस्र क्योटो प्रोटोकॉल जैसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? दिसंबर 1997 में दुनिया के तमाम देशों ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्योटो प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए थे, लेकिन अमीर देश उस लक्ष्य को हासिल करना तो दूर उसके आसपास तक नहीं पहुंच पाए। कुछ देश तो खुद को क्योटो प्रोटोकॉल से अलग ही कर लिए। तब अमीर देशों ने वादा किया था कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए वे विकासशील और गरीब देशों की मदद करेंगे, उन्हें तकनीक और पैसा मुहैया कराएंगे। विकसित देशों ने 2009 में वादा किया था वो विकासशील और गरीब देशों को 2020 से हर साल $100 अरब का क्लाइमेट फाइनेंस मुहैया कराएंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। भारत का तर्क है कि नेट जीरो टारगेट का हस्र भी क्योटो प्रोटोकॉल जैसा हो सकता है। बहरहाल विकास भी जरूरी है और जीवन भी जरूरी है। ऐसे में सभी को मिलकर कुछ ऐसा समाधान निकालना होगा जिससे विकास की रफ्तार विकासशील देशों पर जारी रहे और उससे क्लाइमेट पर असर भी न पड़े। इसके लिए जरूरी है पौधारोपण, पर्यावरण का संरक्षण, क्योंकि पेड़ हैं तो हम हैं और हम हैं तभी विकास है। और ऐसे में हमें पर्यावरण के संरक्षण के बारे में सोचना होगा और तभी हम विकास को रफ्तार दे पाएंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।